नमस्कार, मैं राधा बाका आपका आज की कक्षा में सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम अध्याय 9 का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है खाद्य परिरक्षण। खाद्य परिरक्षण का अर्थ क्या होता है? देखिए, कोई भी खाद्य पदार्थ है उसको हम क्या है लंबे समय तक सुरक्षित और संरक्षित रखने की जो विधि है उसे हम खाद्य परिरक्षण कहते हैं। जैसे अचार बनाना है, पापड़ बनाना है, जैम जेली बनाना है, या फिर हम दूध को क्या करते हैं उबालते हैं। तो जो मेथड है, जो पाश्चराइजेशन का मेथड है, वह भी क्या है आपके खाद्य परिरक्षण की ही एक विधि है। तो अब हम इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। देखिए, भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित एवं संरक्षित रखने की जो विधि है उसे हम क्या कहते हैं? खाद्य परिरक्षण कहते हैं। जैसे दूध को उबालना, अचार बनाना या पापड़ बनाना, तो ये सभी क्या है आपके खाद्य परिरक्षण के ही उत्पाद हैं। खाद्य परिरक्षण की विभिन्न विभिन्न विधियां होती है, उसका अध्ययन हम आज के वीडियो में करेंगे। अब हमें खाद्य परिरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? देखिए, हमने कहा कि खाद्य परिरक्षण को क्या है, हम लंबे समय तक जो भोज्य पदार्थ है खाद्य परिरक्षण के माध्यम से हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं। तो जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी क्या है, हम शेल्फ लाइफ को बढ़ा रहे हैं। तो इस रूप में जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए हम खाद्य परिरक्षण हमें करना होता है। या फिर हमें कोई नया उत्पाद बनाना है, जैसे हम क्या बना रहे हैं, अचार बना रहे हैं विभिन्न विभिन्न सब्जियों का, या फिर हम क्या कर रहे हैं, दालों से क्या पापड़ या बना रहे हैं, या चावल से हम पापड़ बना रहे हैं, या हम खीच बनाते हैं, है ना। ये सभी चीजें क्या है आपके खाद्य परिरक्षण के ही विधि के माध्यम से हम बनाते हैं। तो इस रूप में हम क्या करते हैं, इन्हें वर्ष भर उपयोग में भी ला सकते हैं। खींचे जो पापड़ बनते हैं वह भी क्या है आपके खाद्य परिरक्षण के माध्यम से ही बनते हैं। आपके जो खाद्य पदार्थ है उसको परिरक्षण के बाद में हम क्या करते हैं, उसको हम क्या है, उसका जो आयतन है वह भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसको एक साधारण उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे अगर हम 1 किलो गाजर लेते हैं और उसी गाजर का हम क्या बना लेते हैं, अचार बना लेते हैं, तो हम उसको क्या है एक डिब्बे में बंद कर देंगे और उस डिब्बे को हम क्या आसानी से इधर उधर भी ले जा सकते हैं और घर पर भी हम उसको आसानी से रख सकते हैं। तो इस रूप में परिरक्षण करने के उपरांत क्या है, खाद्य पदार्थ का क्या होता है, आयतन घट जाता है, जिसे भंडारित करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है और उसका आवागमन भी सरल हो जाता है। जैसे यह उदाहरण मैंने अभी आपको समझाया ही कि 1 किलो गाजर के अचार से अधिक स्थान घेरती है। खाद्य पदार्थों का परिरक्षण करने के उपरांत क्या है, हमारे पास जो मौसमी फल एवं सब्जियां हैं उनको भी हम क्या है गैर मौसम में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे क्या है, मटर को हम कोल्ड स्टोरेज में रख लेते हैं या हम उनको जमा कर रख लेते हैं। तो उसके बाद में जो मटर का जो आपके सीजन है वह सर्दियों में मुख्य रूप से होता है, लेकिन उन्हीं मटर का प्रयोग हम क्या है गर्मियों में भी कर पाते हैं। तो इस रूप में क्या है, जो मौसमी फल और जो सब्जियां हैं उनको हम संरक्षित एवं भंडारित कर सकते हैं, जिससे उनका उपयोग कब कर सकते हैं, हम गैर मौसम में भी कर सकते हैं। देखिए, खाद्य परिरक्षण के कुछ सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों को हम देख लेते हैं। खाद्य परिरक्षण में क्या है आपके जो उसके अंदर सूक्ष्म जीवाणु हैं वह क्या है आपके उनको हटाया जाता है या फिर उनके क्रियाविधि को कम किया जाता है, क्योंकि भोजन खराब होने का मुख्य कारण क्या होता है, ये सूक्ष्म जीवाणु ही होते हैं। ये सूक्ष्म जीवाणु क्या है, या तो नमी के कारण पनपते हैं या फिर उनको क्या है उनके लिए फेवरेबल जो उनके लिए एटमॉस्फेयर बन जाता है उस रूप में ये क्या है वो पनपते हैं। तो 3 सिद्धांतों का मुख्य रूप से खाद्य परिरक्षण में आपके ध्यान दिया जाता है। पहला कि खाद्य परिरक्षण के दौरान जो सूक्ष्म जीवाणु है उनको क्या किया जाता है, मारा जाता है। तो इस रूप में खाद्य परिरक्षण क्या है, सूक्ष्म जीवाणुओं को मारना इसका पहला सिद्धांत है।
दूसरा, जो सूक्ष्म जीवाणु है उनके प्रभाव को क्या करना है, रोकना है या फिर उसको क्या करना है, विलंबित करना है। तो जो सूक्ष्म जीवाणु है वह क्या है, आपके पनपेंगे नहीं भोजन में और भोजन को खराब नहीं करेंगे। या भोज्य पदार्थों में क्या होते हैं, उनके प्राकृतिक रूप से जो एंजाइम उपलब्ध होते हैं, ये एंजाइम्स भी क्या कर देते हैं, भोजन को खराब कर देते हैं। तो हमें क्या है, एंजाइमों के प्रभाव को भी क्या करना है, रोकना है। तो इन 3 सिद्धांतों को हम फॉलो करके या इनका अनुसरण हम करके भोजन को क्या है, लंबे समय तक हम सुरक्षित और संरक्षित रख सकते हैं। तो आपको ये तीनों सिद्धांत ध्यान रखने हैं कि खाद्य परिरक्षण के मुख्य 3 सिद्धांत हैं, जैसे सूक्ष्म जीवाणुओं को क्या करना है, मारना है, या फिर सूक्ष्म जीवाणुओं की क्या है, उनको रोकना या फिर उनको विलंबित करना है, और जो खाद्य पदार्थ में जो एंजाइम उपस्थित है उसको भी क्या करना है, रोकना है। तो हमारा भोजन क्या है, सुरक्षित और संरक्षित रह पाएगा। अब हम सबसे पहले सूक्ष्म जीवाणु को मारने के लिए कुछ जो विधियां हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, जो खाद्य पदार्थ है वह क्या है, सूक्ष्म जीवाणु से खराब हो रहा है। यदि हम सूक्ष्म जीवाणुओं को मार रहे हैं तो कैसे हम कर सकते हैं, सूक्ष्म जीवाणुओं को मैंने अभी बताया आपको कि इनके लिए एक फेवरेबल अगर इनके लिए एटमॉस्फेयर बन जाता है तो ये जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं या जल्दी जल्दी अपनी वृद्धि करते हैं। ये जो सूक्ष्म जीवाणु है ये बहुत कम तापमान पर भी नहीं बढ़ पाते हैं और बहुत अधिक तापमान पर भी नहीं बढ़ पाते हैं। या अगर हम तापमान को अधिक कर दें या कम कर दें तो ये क्या है, जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए ही यदि भोज्य पदार्थ को हम क्या कर देते हैं, गर्म या ठंडे स्थान पर रख देते हैं तो ये सूक्ष्म जीवाणु क्या है, आपकी वृद्धि नहीं कर पाते हैं। इसको हम एक साधारण से उदाहरण से घर के अंदर भी समझ सकते हैं। अगर हम दूध को क्या है, उबाल लेते हैं तो कच्चा दूध तो क्या है, आपके जल्दी खराब हो जाता है। वहीं उबला हुआ दूध जिस पर हमने पाश्चराइजेशन की क्रिया करी है उसके बाद में दूध क्या है, आपके सुरक्षित और संरक्षित हो जाता है। या फिर इसी दूध को हमने क्या है, आपको ड्राई कर दिया है, आपके निर्जलीकरण कर दिया है, उसके अंदर भी क्या है, आपके दूध सुरक्षित रह पाता है। वहीं हमने इसको क्या है, रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में भी रख दिया है तो भी दूध क्या है, आपके सुरक्षित या संरक्षित रह पाएगा। तो यही दूध आपने क्या है, गर्म तापमान किया तो आपका सुरक्षित रह गया, और इसी दूध को आपने क्या है, रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में रखा तो यह दूध भी आपके क्या है, सुरक्षित या संरक्षित रह गया है। तो क्या हुआ है, उसके जो सूक्ष्म जीवाणु है, उसमें जो दूध में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु है उसको हमने तापमान को बढ़ाकर क्या किया है, नष्ट किया है, उनको मारा है। तो आपका हमारा जो भोज्य पदार्थ है वह क्या है, सुरक्षित रह पाया है। वहीं सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, अपनी वृद्धि तीव्र करते हैं। अगर इन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो यह वृद्धि नहीं कर पाते हैं। तो सूक्ष्म जीवाणुओं को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जीवित नहीं रह सकते हैं। अतः इन्हें अगर हम एयर टाइट बॉक्स में या हवाबंद डब्बों में हम रखते हैं तो भी सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि को हम रोक पाएंगे। तो सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने के लिए हमें भोजन को किस में रखना चाहिए, हवाबंद डब्बों में रखना चाहिए, जिससे हमारा भोजन सुरक्षित रह पाएगा। देखिए, दूसरा खाद्य परिरक्षण का सिद्धांत हमने देखा जिसके अंदर हमने देखा था कि सूक्ष्म जीवाणुओं को के प्रभाव को हम या तो रोक दें या फिर उसको हम विलंबित कर दें। इसकी कुछ विधियां हैं, जैसे हम क्या है, अगर आपके सूक्ष्म जीवाणु के आप बाहर कोई शेल्फ बना दें, आपके कोई शैल या फिर उसका कोई सुरक्षा आवरण बना दें तो वह उस भोजन में प्रवेश नहीं कर पाएगा। या फिर हम तापमान को क्या कर दें, कम कर दें या बढ़ा दें तो भी क्या है, आपके सूक्ष्म जीवाणु वृद्धि नहीं कर पाएंगे। और कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं या रसायन होते हैं जिनका प्रयोग कर कर भी हम क्या कर लेते हैं, सूक्ष्म जीवाणुओं के प्रभाव को रोक सकते हैं। अब हम इसका जैसे देख लेते हैं
कि हम सुरक्षा आवरण कैसे प्रदान कर सकते हैं। देखिए, प्राकृतिक रूप से भी क्या है, आपके फलों को, सब्जियों को या आपके खाद्य पदार्थों क्या है, एक आवरण दिया हुआ है। जैसे क्या है, आपको सेब पर एक छिलका दिया है, केले का छिलका दिया है, या फिर अन्य अन्य जो भी खाद्य पदार्थ है उसके बाहर एक कवरिंग दी होती है, जिससे क्या होता है, जो सूक्ष्म जीवाणु है वह उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं और खाद्य पदार्थ क्या है, आपके सुरक्षित रह पाता है। तो जो ये सुरक्षा आवरण जो दिया हुआ है उससे क्या है, आपके खाद्य पदार्थ सुरक्षित रह पाता है। जैसे फलों और सब्जियों का छिलका मैंने बताया आपको, मूंगफली का छिलका है आपके, तो इस रूप में सूक्ष्म प्रभाव, जो जीवाणु का जो प्रभाव है वह क्या है, रोका जा सकता है या उसको कम किया जा सकता है। या फिर हम जो खाद्य पदार्थ हैं उसके ऊपर क्या है, एक हम बाहरी रूप से क्या है, एक आपके आवरण बना दे। कैसे हम बना सकते हैं, हम खाद्य पदार्थ को पॉलीथीन की थैली में रखें या फिर एल्यूमिनियम कवर में पैक कर दें, या हम उसको क्या है, एयर टाइट बॉक्स में पैक कर दें, जो हवाबंद डब्बे हैं, तो भी इनके अंदर क्या है, आपके सूक्ष्म जीवाणु प्रवेश नहीं कर पाएंगे, जिससे आपके खाद्य पदार्थ क्या रहेगा, सुरक्षित रह पाएगा। अब हम तापमान को क्या कर दें, बढ़ा दें, तो बढ़ाने से भी सूक्ष्म जीवाणु क्या है, आपके वृद्धि नहीं कर पाएंगे। तो इस रूप में क्या होगा, जो भोज्य पदार्थ में जो नमी है वह क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो नमी के कम होने से क्या होगा, वहां पे सूक्ष्म जीवाणु, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर वृद्धि नहीं कर पाएंगे। नमी हटा देने से भी सूक्ष्म जीवाणु नहीं पनपते हैं। या फिर तापमान को बढ़ा देने से जो खाद्य पदार्थों से जो नमी हटी है उससे जो भोजन खराब होता है उसको भी हम बचा सकते हैं। इसके लिए हम क्या है, घरेलू स्तर पर क्या है, निर्जलीकरण की विधि को अपनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम धूप में खाद्य पदार्थों को सुखा देते हैं। उन खाद्य पदार्थों को सुखाने से क्या होता है, जो उसके अंदर मॉइस्चर होता है धूप से, वह क्या है, आपके सुखाने से कम हो जाता है और जीवाणु उसमें वृद्धि नहीं कर पाते हैं। तो जो निर्जलीकरण की विधि है वह खाद्य परिरक्षण की एक घरेलू स्तर पर सरल और आसान विधि है, जिससे हम हमारे भोज्य पदार्थों को क्या है, आपके लंबे समय तक सुरक्षित भी रख पाते हैं। या फिर हम तापमान को क्या कर दें, अब कम कर दें। तापमान को कम करने का अर्थ है यहाँ पर कि हम उसको क्या कर दें, या तो आपके कोल्ड स्टोरेज में रख दें या फिर हम उनको जमा कर रख दें। तो इससे भी भोज्य पदार्थों में क्या है, आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर सूक्ष्म जीवाणु है ये वृद्धि नहीं कर पाएंगे। जैसे इसको हम घरेलू स्तर पर क्या है, ऐसे समझ सकते हैं कि हम सभी खाद्य पदार्थों को किस में रख देते हैं, रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में रख देते हैं, तो उसे हम एक दो दिन तक के लिए सुरक्षित रख पाते हैं। तो ऐसे ही आपके खाद्य पदार्थों को हम जमा देते हैं कोल्ड स्टोरेज में। जो जमे हुए खाद्य पदार्थ हैं वह ताजे खाद्य पदार्थ की तुलना में क्या रहते हैं, लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म जीवाणु क्या है, आपके कम तापमान पर क्रियाशील नहीं होते हैं और वह अपनी क्रिया नहीं कर पाते हैं, तो इस रूप में उनकी वृद्धि भी नहीं होती है। ऐसे ही आपके ये मैंने दो एग्जाम्पल्स बताए कि हम कोल्ड स्टोरेज में मटर को संरक्षित रख सकते हैं, वहीं हम रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में क्या है, भोजन को रखते हैं। अब हम देखें कि कुछ रसायन होते हैं, इन रसायनों का उपयोग कर भी क्या है, हम भोजन को सुरक्षित रख पाते हैं। जैसे सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड की उपस्थिति में क्या है, आपके सूक्ष्म जीवाणु वृद्धि नहीं करते हैं। तो आपके जो सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने के लिए क्या है, आपके मार्केट में कुछ आपके रसायन उपलब्ध है, उनको भोज्य पदार्थ में डाल दिया जाता है, जिससे उनकी वृद्धि को रोका जा सकता है। अब जो एंजाइम होते हैं उनके प्रभाव को हम कैसे रोक सकते हैं, मैंने बताया आपको प्राकृतिक रूप से भोज्य पदार्थों में एंजाइम होते हैं, उनको क्या है, आपके उनकी उपस्थिति में आपके भोज्य पदार्थ क्या है, निरंतर क्या है, आपके पकता रहता है। जैसे क्या है, एक सेब है, वो पेड़ से
टूटने के पश्चात भी क्या है, निरंतर उसमें जो एंजाइम्स हैं वे कार्य कर रहे हैं, जिससे वह क्या है, पक रही है, उसकी राइपनिंग हो रही है। तो उसके पकने से क्या है, वह निरंतर क्या है, अगर उसको हमने खा लिया तब तो हमने उसका उपयोग कर लिया है, अगर हमने उसका उपयोग नहीं किया है तो वह सड़ गल जाएगी। ऐसे ही जो हमने घर पर केला है, तो केला हम कच्चा केला लेकर आए, वह भी क्या है आपके धीरे धीरे क्या होता है, पीला होकर सड़ने लग जाता है और उसका रंग भूरा होकर क्या हो जाता है, गल जाता है। तो इन एंजाइमों के प्रभाव को हम रोक सकते हैं। कैसे? इसके लिए मैंने आपको एक विधि बताई थी, ब्लांचिंग मेथड। ब्लांचिंग मेथड में हम क्या करते हैं, इस विधि के अंदर हम भोज्य पदार्थ को क्या है, पहले गर्म पानी में रखते हैं और कुछ मिनट तक उसमें उसको उबालने देते हैं। फिर उसके बाद में तुरंत उसको हम किस में डाल देते हैं, ठंडे पानी में डाल देते हैं और फिर उसको ठंडे पानी से निकाल लिया जाता है। तो इस रूप में क्या है, आपके जो उसके अंदर जो एंजाइम की क्रियाविधि होनी थी वह क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो इस विधि से भी हम क्या है, भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रख पाते हैं। अब हम खाद्य परिरक्षण के कुछ घरेलू स्तर पर विधियां देख लेते हैं। जैसे अभी मैंने आपको निर्जलीकरण के लिए बताया था, तो हम क्या है, खाद्य पदार्थ को सुखाकर या निर्जलीकरण के माध्यम से भी हम लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरी बात, हम घर के अंदर क्या है, नमक, मसाले या तेल का प्रयोग कर हम अचार बनाते हैं, तो उससे भी हम घर पर क्या है, भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रख सकते हैं। या फिर हमारे पास जो गैर मौसम में जो भोज्य पदार्थ नहीं उपलब्ध होते हैं, उनको भी हम उसको उसके उपयोग के लिए ले सकते हैं। या हमने क्या कर लिया है, आपके जैम बना लिया है या जेली बना ली है, या हमने शरबत या जूस बनाकर घर के अंदर रख लिया है। अगली बात आती है कि जमाना। जमाना आपके क्या है, उसको हम क्या कर लेते हैं, कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं या फिर ठंडे स्थान पर रखते हैं, जिससे क्या है, हम उसको खाद्य पदार्थ का उपयोग हम बाद में भी कर सकते हैं। तो उस रूप में भी यह जमाने की विधि भी क्या है, आपके खाद्य परिरक्षण की ही विधि है। इनके बारे में हम एक एक को पढ़ लेते हैं। देखिए, सुखाना या निर्जलीकरण का अर्थ क्या है, यहाँ पे नाम से ही समझ आ रहा है, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का अर्थ है कि जल को हटा देना, उसमें से रिमूव कर देना। तो इस रूप में हम क्या करते हैं, आपके खाद्य पदार्थ की नमी को दूर करते हैं। इसके लिए हम हवा के तेज प्रभाव के साथ में क्या करते हैं, ताप को नियंत्रित करते हैं। जो सूखे खाद्य पदार्थ हैं उनको भी हम क्या कर सकते हैं, इस रूप में परिरक्षित कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो उपस्थित आर्द्रता या नमी है उसके स्तर को हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, आपके सूक्ष्म जीवाणु उसके अंदर नहीं पनप पा रहे हैं और जो एंजाइम्स है वह भी उसके अंदर क्रिया नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके एंजाइम्स की क्रियाशीलता को भी हम रोक रहे हैं निर्जलीकरण की विधि के माध्यम से, और साथ ही साथ में आपके नमी को कम करके सूक्ष्म जो जीवाणु हैं उनकी वृद्धि को भी हम रोक रहे हैं। निर्जलीकरण का जो मेथड है उससे क्या होता है, आपके खाद्य पदार्थ के भार में क्या होती है, कमी आती है, जिससे खाद्य पदार्थ क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं और उसको हम आसानी से इधर उधर भी ले जा सकते हैं। जैसे धूप में सुखाकर हम क्या बना रहे हैं, आलू या केले के चिप्स बना रहे हैं, हम पापड़ बना रहे हैं, और या फिर हमने क्या है, कच्चे आम को लाकर उनको सुखा दिया है और उससे हमने क्या बना लिया है, अमचूर बना लिया है। तो इस रूप में क्या किया है, हमने खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित और संरक्षित किया है। अब हम यहाँ पे आलू के चिप्स बनाने की एक साधारण विधि देख लेते हैं। देखिए, हमने क्या किया है, हमें सामग्री क्या क्या चाहिए होगी आलू के चिप्स बनाने के लिए, आलू, पानी, नमक, उसके अंदर हम पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का इस्तेमाल करेंगे। हमें इस सामग्री के लिए क्या है, एक पॉलीथीन का थैला भी चाहिए, ट्रे या बड़ी प्लेट, या फिर हमें उसको सुखाने के लिए मलमल का कपड़ा भी चाहिए।
जो हम इसके आज हम जो कुछ आपके क्या है व्यंजन की या फिर आपके इसके अंदर विधियां भी देखेंगे इस वीडियो में, सबके बनाने के मेथड्स अलग अलग हो सकते हैं। यह हम साधारण विधि या फिर हम सामान्य विधि के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, हमने आलू को धोकर क्या कर लिया है, गोलाकार रूप में काट लिया है। इन आलू के टुकड़ों को अब हम क्या करेंगे, आपके ब्लांचिंग विधि का प्रयोग करेंगे। तो ब्लांचिंग विधि में हमने बताया कि चिप्स को 3 से 4 मिनट तक उबालेंगे और तुरंत ही क्या कर देंगे, उसको ठंडे पानी में डाल देंगे। इन टुकड़ों को क्या करेंगे, अब आलू क्या है, आपके एंजाइम उसके अंदर काम करते रहते हैं, तो वो क्या होता है, काले पड़ जाते हैं, उसका रंग पूरा हो जाता है। तो उसके लिए हम उन टुकड़ों को निकालकर एक ठंडे पानी में, जो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का पानी होगा, उसके अंदर हम डुबोएंगे। तो ये पानी बनाने के लिए हमें क्या है, 1 किलोग्राम पानी में हमें क्या है, 20 ग्राम नमक लेना है और 3 ग्राम पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड उसके अंदर मिलाएंगे और उस पानी में हम आलू को डाल देंगे, जिससे आलूओं का रंग क्या नहीं होगा, काला रंग नहीं होगा और चिप्स सफेद बनेंगे। अब हम इसको छलनी से छानकर जो पॉलिथीन की जो शीट है उस पर हम उसको सुखा देंगे। फिर इसको हम मलमल के कपड़े से भी क्या है, रख देंगे और धूप में तब तक सुखाएंगे जब तक कि वह क्या है, उसका पानी या नमी पूर्ण रूप से क्या है, खत्म नहीं हो जाती है। इसके बाद में क्या है, आपके हम ये जो आलू के चिप्स है उसको हम स्टोर करने के लिए किस में रखेंगे, उसको हम भंडारित करेंगे हवाबंद डब्बों में। तो आपके जो एयर टाइट जो बॉक्स हैं उसमें हम पॉलिथीन की थैली में रखकर इन्हें पैक कर देंगे, जिससे क्या है, आपके सूक्ष्म जीवाणु उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। पहले तो वो निर्जलीकरण के माध्यम से उसकी नमी खत्म हो जाएगी, दूसरी हम उसको हवाबंद डब्बे में रखेंगे तो फिर उसमें नमी प्रवेश नहीं कर पाएगी, जिससे वह लंबे समय तक सुरक्षित और संरक्षित रह पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं नमक, मसाले या तेल के प्रयोग से भी हम खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, जब हम नमक, मसाले और तेल का प्रयोग करते हैं तो प्रत्येक भोज्य पदार्थों में क्या होती है, नमी होती है। और ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि नमी की उपस्थिति में आपके सूक्ष्म जीवाणु क्या है, जल्दी क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो ये आपके जब हम नमक, मसाले या हम आपके उसमें तेल मिलाते हैं तो उससे क्या होता है, आपके जो खाद्य पदार्थ की जो नमी है उसको वह क्या कर लेता है, सोख लेता है। तो इसके सोखने से क्या है, उसकी नमी कम हो गई है और उसके अंदर सूक्ष्म जीवाणु आपके नहीं पनप पाए हैं। दूसरी बात आती है आपके कि जो तेल है उसमें क्या होता है, एक परत का काम करता है। यह तेल क्या करता है, एक उस पर कवरिंग बना देता है या लेयर बना देता है, जिससे क्या होता है, बाहर के जो सूक्ष्म जीवाणु है वो इसमें प्रवेश नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ में ये किसके, हवा के संपर्क में भी नहीं आ पाता है, जिससे उसके अंदर सूक्ष्म जीवाणु के प्रवेश को वह रोक पाता है। आपने सामान्यतः ये घर पर देखा होगा, जो अचार का आपके तेल के अंदर डूबा हुआ है वह क्या रहता है, आपके सही रहता है। वहीं आपके जो अचार तेल में नहीं डूबा हुआ है या तेल के ऊपर की जो परत है उस पर रह गया है, उस पर आपने सूक्ष्म जीवाणु की वृद्धि को देखा ही होगा। तो आपके जो तेल है ये क्या कर रहा है, उस पर परत का काम कर रहा है, और जो मसाले हैं वे क्या कर रहे हैं, उसकी नमी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जिससे यह क्या है, आपके अचार है क्या है, लंबे समय तक सुरक्षित रह पा रहा है। वहीं हम देखें कि अचार बनाने की एक सामान्य विधि है। जैसे हमने फल व सब्जियों को क्या किया है, अच्छे से धो लिया है, अच्छी तरह से हमने उसकी नमी को सुखा लिया है और उसके हमने लंबे लंबे टुकड़े कर लिए हैं। यह एक सामान्य अचार बनाने की विधि मैं आपको बता रही हूँ। फिर हमने इसमें नमक या मसाले मिलाए हैं और उसको सूखे या विसंक्रमित आपके बर्तन में हम उसको डालेंगे। अब हम इसमें क्या है, जो भी अचार है उसको हमने क्या है, तेल के अंदर डुबोकर रखेंगे और उसको सूखे और हवाबंद डब्बे में रख दिया जाएगा। देखिए, आपके क्या है, एग्जाम के अंदर कोई एक इस तरह की विधि अवश्य ही पूछी जाती है। इसमें आज आपको एक छोटा सी नींबू के अचार बनाने की विधि बताई जा रही है, जो आप
प्रत्येक परिवार में क्या होता है, आपके व्यंजन बनाने की विधि क्या होती है, अलग अलग हो सकती है। तो आप इसको क्या है अपने अनुसार भी बना सकते हैं। नींबू का जो अचार, मीठा अचार बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, नींबू चाहिए 1 किलो, नमक चाहिए, हमें काला नमक चाहिए, लौंग चाहिए, अजवाइन, हींग, काली मिर्च का पाउडर और चीनी। ये हम नींबू का मीठा अचार बना रहे हैं और इसकी सामग्री की मात्रा यहाँ लिखी गई है। देखिए हम क्या कर लेंगे, नींबुओं को पहले गोल अच्छी तरह से क्या है काट लेंगे और उसका अंदर हम जो नींबू लेंगे वह कैसे होने चाहिए, रसदार होने चाहिए। अच्छी तरह से धोकर उनको सुखा लेंगे और नींबू के हम उसके टुकड़े कर लेंगे और उसको एक साथ एक किसी बर्तन या मर्तनबान में आप उसको डाल देंगे। इसके अंदर हम सभी मसाले जो हमने अभी देखे वह भी डाल देंगे और चीनी भी उसी के अंदर डाल देंगे। अब उसको हम अच्छी तरह से हिलाएंगे और उस अचार को कम से कम 10 से 12 दिन के लिए उसको धूप में रखेंगे और समय समय पर क्या करते रहेंगे, उसको हिलाते रहेंगे। जब वह अचार क्या है आपके उसके धूप से और आपके क्या है गल जाएगा तो उसका हम प्रयोग कर पाएंगे। अब हम देखें कि जैम, जेली या फिर मुरब्बा बनाकर भी हम क्या कर रहे हैं, भोज्य पदार्थ को सुरक्षित या संरक्षित रख पा रहे हैं। देखिए ये जो जैम जेली बना रहे हैं, होता क्या है, आपके जो फल होते हैं, फल में क्या होता है आपके पेक्टिन होता है। ये पेक्टिन क्या करता है, उसको जेली बनाने में सहायता करता है। तो आपके जब हम फलों का जो गूदेदार जो भाग है उसे ही हम क्या कहते हैं, पेक्टिन कहते हैं। और जब हम उसको चीनी के साथ में मिलाते हैं तो उससे क्या बनती है, जैम या जेली बनाए जाते हैं। अब ये जो जैम और जेली है उसको हम क्या है पानी के साथ या बिना पानी के भी हम क्या कर लेते हैं, उबाल कर हम उसको उसका जूस निकाल कर उसको हम छान लेते हैं। इसी जूस के अंदर क्या होता है, आपके पेक्टिन होता है जिसे हम अम्ल के साथ मिलाकर क्या करते हैं, पकाते हैं और उस समय तक उसको गर्म किया जाता है जब तक कि उसकी जेली ना जम जाए। तो जब तक उसका क्या है जेली जैसा पदार्थ नहीं हो जाता जब तक हम उसको क्या करते रहते हैं, उबालते रहते हैं। अच्छी जेली बनाने के लिए क्या होता है, उसके अंदर कुछ गुण होते हैं। इसके लिए क्या है, आपकी जो जेली बन रही है वह कैसी होनी चाहिए, पारदर्शी भी होनी चाहिए और वह क्या है अच्छी तरह से जमी हुई भी होनी चाहिए। और जो फलों का जो मूल स्वाद है वह भी उसका बना रहना चाहिए। जैसे संतरे का स्वाद है तो उसके अंदर संतरे का स्वाद आना चाहिए, या फिर हमने अमरूद की जेली बनाई या हमने अनानास की जेली बनाई तो उस जेली के अंदर क्या है, उस फल का क्या है आपके स्वाद आना चाहिए। देखिए अब हम क्या करते हैं, घर पर मुरब्बा भी बनाते हैं। आप सभी ने आंवले का मुरब्बा ये तो घर पर अवश्य ही खाया होगा। तो आंवले का जो मुरब्बा बना रहे हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम चीनी के साथ में क्या कर रहे हैं, उबाल रहे हैं। जब तक हम उसको उबालते हैं जब तक वह क्या नहीं हो जाता, नरम नहीं हो जाता। जैसे हम घर में किसका, आंवले का या फिर मिश्रित फलों का मुरब्बा बनाते हैं। देखिए आंवले के मुरब्बा बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, हमें आंवले चाहिए और चीनी चाहिए। जितनी हमने सामग्री आंवले के लिए मतलब हमने जितना आंवला लिया है उससे हमें आपके 1.5 गुना उसके अंदर आपकी क्या है चीनी की मात्रा चाहिए होगी। जैसे हमने 1 किलो आपके क्या है आंवला लिया तो हमें क्या है उसके अंदर आपके 1.5 किलो हमें उसके अंदर क्या लेनी है, आपकी चीनी लेनी है। आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए हमें क्या है, आंवले के ऊपर चाकू की या फिर आपके फॉक की सहायता से अंदर छोटे छोटे उसके ऊपर छेद करने होते हैं ताकि आपके जो चीनी है वह क्या है उसके अंदर प्रवेश कर पाए। ठीक है, तो इस तरह में हम आंवले को फॉक या फिर चाकू की मदद से क्या कर लेंगे, छोटे छोटे छेद कर लेंगे और उसे 5 मिनट तक भाप में क्या करेंगे, पकाएंगे। ठीक है, उसके बाद में हम इसमें जो हमारी जो चीनी है उसकी हम 50% चीनी उसके अंदर डाल देंगे। जैसे हमने 1.5 किलो चीनी ली है तो हम उसमें पहले 750 ग्राम हम पहले आंवले में चीनी मिला देंगे। दूसरे दिन भी उसी चीनी को क्या करेंगे, उसको हम देखेंगे कि वह घुली है अथवा नहीं घुली है और उसको हम हिलाएंगे। ठीक है, अगर चीनी उसके अंदर नहीं घुली है तो उसको हम आंच पर
रख कर क्या है उसकी चाशनी को ठंडा करेंगे और उसके अंदर आंवले को डाल देंगे और बाकी जो हमारी जो चीनी बची हुई है 750 ग्राम उसको भी उसमें हम डाल देंगे। तीसरे दिन हम सेम प्रक्रिया उसके अंदर आपके ये दोहराएंगे और इस प्रक्रिया के बाद में हम देखेंगे कि कुछ समय बाद में जो चीनी है वह क्या है आंवले के अंदर प्रवेश कर जाएगी और उसका स्वाद कैसा हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। इस तरह से 15 दिनों के बाद हम इसका प्रयोग कर पाएंगे और उसे किसमें हम हवाबंद डब्बे में उसको रख देंगे जिससे आपके जो बाहरी सूक्ष्म जीवाणु है उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। तो चीनी जो है यह चीनी भी क्या कर रही है, आपके सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने का काम कर रही है। ऐसे ही हम घर पर क्या बनाते हैं, शरबत बनाते हैं। तो शरबत बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फलों का रस लेते हैं और फलों के रस को चीनी के घोल के साथ में मिलाते हैं और फलों के रस की मात्रा पर हमें क्या है, चीनी की मात्रा हमारी निर्भर करती है। जैसे सामान्य विधि है, हम फलों का क्या करेंगे, रस निकालेंगे और उसे हम छान लेंगे, फिर चीनी और पानी को साथ में मिलाकर उसकी क्या बना लेंगे, चाशनी बना लेंगे। चाशनी में हम क्या डालेंगे, उसमें साइट्रिक एसिड डालेंगे जिससे क्या है वह आपके सुरक्षित और लंबे समय तक रह पाएगा। चाशनी को ठंडा करके छान लेंगे, जूस को निकाल कर उसमें हम क्या है एसेंस या रंग भी मिला सकते हैं, लेकिन हम एसेंस और रंग वही मिलाएंगे जो कि क्या है हमारे खाने के लिए उपयोग में लिए जा सकते हैं। तो उनको मिलाकर हम उसको एक बॉटल के अंदर भर लेंगे। इसमें क्या है, हम जो आपके जो शरबत है उसके अंदर हमने अभी आपके रसायन पढ़े थे, उन रसायनों में हम पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड जिसे हम KMS या फिर सोडियम बेंजोइड भी मिला सकते हैं जिससे क्या है उसके जीवाणु आपके नहीं पनप पाएंगे। अब जो बॉटल है उस बॉटल के अंदर भरने से पहले हमें क्या है उस बॉटल को विसंक्रमित करना होगा ताकि उसमें पहले से जो सूक्ष्म जीवाणु है वह भी क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। बॉटल को विसंक्रमित करने के लिए हमें क्या है उसको स्टरलाइज करना होगा। तो स्टरलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसके लिए क्या है, आपको एक बड़े बर्तन में पानी हम भर लें और उसके अंदर हम बॉटल को उसके अंदर डुबो दें और बॉटल को क्या है कम से कम 20 मिनट के लिए उस पानी के अंदर ही छोड़ दें, जिससे क्या होगा उसके गर्म पानी से उसके अंदर जो बॉटल के अंदर अगर सूक्ष्म जीवाणु होंगे तो वह क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो जीवाणु रहित होने के बाद में बॉटल को अच्छी प्रकार से ढक दें और इससे क्या है आपके उसको आपने ढक दिया है तो ढकने से क्या है उसके अंदर जो सूक्ष्म जीवाणु है वापस प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो यह बॉटल के स्टेराइजेशन की आपके प्रक्रिया है जिसे हम घर के अंदर आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। देखिए अगली बात है हमारे को, हम भोज्य पदार्थों को जमा कर भी हम क्या कर लेते हैं, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित या संरक्षित रख कर पाते हैं। जैसे जो मौसमी फल और सब्जियां हैं उसको कम ताप पर क्या किया जाता है, जमाया जाता है। औद्योगिक स्तर पर कोल्ड स्टोरेज रूम्स होते हैं और हमारे घरेलू स्तर पर हम रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर के अंदर इसका प्रयोग कर पाते हैं। जैसे हमने क्या किया, मटर को जमा लिया या फिर हमारे जो फूल गोभी, बीन्स, गाजर या हरे चने या मेथी आदि को भी हम सुखाकर या जमा कर भी प्रयोग कर सकते हैं। जो मटर को जमाने की एक सामान्य सी एक विधि है उसको हम देख लेते हैं। देखिए हमने मटर को क्या कर लिया है, छील लिया है और उसको ब्लांचिंग विधि से तुरंत ठंडा कर लिया है और उसको छोटे जो पॉलिथीन बैग्स हैं उसमें उसको भर लिया है। इन बैग्स को हमने क्या कर दिया है, एयर टाइट कर दिया है, जिसकी हवा निकाल कर उसको सील कर दी है और फिर हमने इसको कहाँ पे रख दिया है, आपके इन पैकेट्स को हमने फ्रीजर में या फिर आपके किस में रख दिया है, कोल्ड स्टोरेज रूम में रख दिया है। जब हमें ये गैर मौसम में हमें इसकी आवश्यकता होगी तब हम इसका उपयोग कर पाएंगे। तो बच्चों आज का जो हमने चैप्टर जो हमने पढ़ा है आपके, यह खाद्य परिरक्षण है और खाद्य परिरक्षण की जो हमने विधियां देखी है वो खाद्य परिरक्षण की विधियों में हमने क्या है मुख्य सिद्धांत देखे। इन सिद्धांतों में हमने देखा आपके कौन कौन से, एक तो निर्जलीकरण का मेथड हमने देखा, दूसरा हमने देखा इसके अंदर हम नमक, तेल, आचार
का उपयोग कर भी हम इसमें खाद्य परिरक्षण को सुरक्षित रख सकते हैं। या फिर हम खाद्य पदार्थ को क्या है, जैम, जेली आदि के माध्यम से भी हम उसको सुरक्षित या संरक्षित रख पाएंगे। या हमने क्या कर दिया है, उसका शरबत बना दिया है तो भी हम उसको सुरक्षित रख पा रहे हैं। और हम खाद्य पदार्थ को जमा कर भी क्या कर पा रहे हैं, सुरक्षित रख पा रहे हैं। तो आपकी ये पांचों जो विधियां हैं इनको आप अवश्य ही देख लें, क्योंकि इनमें से आपके कोई ना कोई प्रश्न आने की संभावना बनती है। आशा करती हूँ आज की कक्षा आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी और आप इसका प्रयोग तो अपने डेली लाइफ में करते ही हैं। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।